Hello students, good morning. Welcome back to our English class. Today we are going to study chapter 2 from class 7th NCERT English supplementary book An Alien Hand, and the chapter's title is Bringing Up Curry. Curry is the name of a baby elephant, and this story Bringing Up Curry takes us through the life of the narrator who has a baby elephant named Curry, as I told you, and the boy grows together with Curry, and through this story he narrates his experience. This is very sweet narrative that makes us grow fond of Curry, and the relationship that the narrator shares with Curry is really pure and sweet. It has been adapted from the book named The Elephant Curry. तो ये जो स्टोरी है ब्रिंगिंग अप करी, इसको एक बुक से लिया गया है जिसका नेम है द एलिफेंट करी, और इसको ध्यान गोपाल मुखर्जी ने अडेप्ट किया है. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. Tiptoe means अंगूठे के बल खड़े हो जाना. तो नरेटर यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं करी के बारे में कि करी जब 5 मंथ्स का था तब उसे मिला था, जब उसे उसकी केयर करनी थी, और इस वक्त नरेटर की जो एज थी वो 9 इयर्स थी, और वो अपने अंगूठे के बल पे खड़े होता था तब कहीं जाके उसके बैक तक या फिर उसके वेस्ट तक, उसकी कमर तक वो पहुंच पाता था. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. वी ग्रू टुगेदर. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. और नरेटर का ये कहना है कि जब उसे ऐसा लगता है कि करीब 2 सालों तक उसकी हाइट यही थी, और क्योंकि वो एक साथ बड़े हुए थे दोनों, तो उसे कभी ये समझ में नहीं आया कि उसकी जो रियल हाइट थी एग्जैक्ट वो कितना टॉल था. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. तो वो एक पेवेलियन में रहता था. करी मीन्स ओपन एरिया या ग्राउंड, उसको पेवेलियन बोलते हैं, और थैटेज रूफ मीन्स घास फूस से बनी हुई जो छत होती है ऊपर की, उसे बोलते हैं. तो करी एक पेवेलियन में रहता था और जिसकी जो ऊपर की जो छत थी, रूफ थी, वो घास फूस से बनी हुई थी, और उसके जो पोल्स थे मीन्स जो खंबे बनाए गए थे, स्टम्प्स जो बनाए गए थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे ताकि करी जब मूव करे, हिले डुले, तो उसके बम से मीन्स उसके झटके से वो पोल्स गिर ना जाएं. इस वजह से उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. तो सबसे अच्छी चीज़ जो सबसे पहली बात करी ने की थी वो थी एक बच्चे की जान बचाना. और वैसे तो करीब बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी वो एक दिन में करीब 40 पाउंड्स ट्विग्स मीन्स यंग ब्रांचेस, जो नई नई टहनियाँ उगती हैं उन्हें हम ट्विग्स बोलते हैं, तो वो उन्हें खाना पसंद करता था और उनको चबाता था और उनके साथ खेलता था. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. तो हर दिन नरेटर उसको रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे लेके जाता था उसको नहलाने के लिए, और फिर उसकी बॉडी को रब करता था, मीन्स उसको रगड़ रगड़ के नहलाता था, और इस तरह से घंटों तक उसको पानी में क्लीन करता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. एबोनी मीन्स इट इज़ ए ट्री, जो इट इज़ ए टिम्बर ऑफ पाइन ट्री की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही ब्लैकिश होती है और बहुत ही शाइन करती हुई रहती है, या तो जो बहुत डार्क कलर की होती है, ब्राउन कलर की. तो नरेटर का कहना है कि जब वो घंटों नहा लेता था करी, उसके बाद जब वो वहाँ से निकलता था साफ होकर, तो उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल एक एबोनी पेड़ की तरह चमक रही होती थी, शाइन कर रही होती थी. एंड ही वुड स्क्वील मीन्स क्राई, और ट्रम्पेट मीन्स जो एलिफेंट की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं. ओके. विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, देन आई वुड टेक हिम बाय द ear because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. Luscious means tasty, बहुत ही स्वादिष्ट. तो यहाँ पे आप बॉन्ड देख सकते हो कि नरेटर का करी के साथ कितना स्वीट बॉन्ड है, रिलेशन है,
कि वो उसको अपने साथ हर जगह लेके जाता है, उसको नहलाता है पानी में, फिर उसकी टेक केयर करता है। तो यहीं पे वो बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब वो उसको बहुत इंजॉय करता है, उसको नहलाना, उसको रब करना उसकी बॉडी को। और फिर उसके बाद उसने कहा कि जब मैं उसको बात दिला देता हूँ तब मैं उसके कानों से पकड़ के उसको खींचता हूँ, क्योंकि ये सबसे इजी वे लगता है कि एलिफेंट को वो जंगल के एज तक लेके जाए। उसके बाद वो जंगल के किनारे उस करी को छोड़ देता है और वो खुद फॉरेस्ट में चला जाता है ताकि वो अच्छी अच्छी यंग ब्रांचेस ट्विग्स ला सके करी के लिए डिनर में। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. तो नरेटर का कहना है कि किसी को भी अगर ट्विग ये कट करना है तो उसके पास बहुत ही शार्प यानी कि बहुत ही तेज़ धार का उसके पास एक एक्स होना चाहिए, मीन्स कुल्हाड़ी, हैचेट मीन्स कुल्हाड़ी। उसके पास छोटी कुल्हाड़ी होनी चाहिए लेकिन वो बहुत तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि आधा घंटा लगता है इसको शार्प करने में, फिर उसके बाद उस ट्विग को अच्छे से कट करने में। क्योंकि अगर वो ट्विग जो यंग टहनी है अगर वो कहीं से भी ख़राब होगी या टूटी फूटी होगी, टॉर्न होगी, तो फिर करी उसको पसंद नहीं करेगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स। सैपलिंग मीन्स यंग प्लांट, छोटे पौधों को बोलते हैं सैपलिंग्स। फॉर करी आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। तो नरेटर का कहना है कि ये बिल्कुल इजी काम नहीं था ट्विग्स लाना, छोटे पौधों यानी कि सैपलिंग्स को लाना करी के लिए। उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी इसके लिए, उसको बहुत सारे पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था अलग अलग तरीके के, और फिर बहुत ही डेलिकेट और जो मीन्स बहुत ही जो टहनियाँ क्या होती हैं बहुत ही टेंडर होती हैं, डेलिकेट होती हैं, वो टूट भी जाती हैं, तो उसको बहुत ही केयरफुली ये काम करना होता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री। अंडरलाइन दिस, इट कुड बी एन आंसर फॉर एनी क्वेश्चन। तो करी को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद थी? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री। बरगद पेड़ की जो यंग ब्रांचेस होती थी, जो टहनियाँ होती थी, शाखाएँ होती थी, उनको करी बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। तो इसी तरह से वो ये जितनी भी ब्रांचेस थी वो कलेक्ट कर रहा था मार्च के दिनों में, वसंत ऋतु में, और सडनली उसने करी की आवाज़ सुनी जो कि दूर से आ रही थी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी दैन एन एलिफेंट। तो क्योंकि ये बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी और जो बेबी एलिफेंट था वो भी छोटा था, काफ़ी यंग था, तो उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो नरेटर को ऐसा लगा उसकी आवाज़ सुन के कि कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है या हर्ट कर रहा है, तो जल्दी जल्दी वो पेड़ से उतर के और दौड़ते हुए वो जंगल के किनारे पहुंचता है जहाँ पे उसने उसको छोड़ा था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। मीन्स करी जो हाथी था वो वहाँ पे नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। तो उसके बाद उसने इधर उधर देखा लेकिन उसको कहीं नहीं दिखाई दिया करी। उसके बाद वो पानी के किनारे गया और पानी में उसने देखा कि कुछ ब्लैक सा, कुछ काला सा उसको कुछ नज़र आ रहा था। अबव इट्स सरफेस मीन्स पानी की जो ऊपरी सतह होती है उस पर उसको कुछ नज़र आ रहा था जो कि स्ट्रगल कर रहा था। मीन्स हाथ जैसे चलाते हैं वैसे ही कुछ स्ट्रगलिंग का उसको नज़र आ रहा था कि कुछ तो है जो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, कुछ ब्लैक सा। देन इट रोज़ हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तो उसके बाद वो थोड़ा सा और पानी के ऊपर उठा, तब जाके नरेटर को समझ में आया कि ये उसकी हाथी का ट्रंक था। ट्रंक मीन्स सूंड जो होता है हाथी का, उसको बोलते हैं। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मीन्स डूबना। तो नरेटर को ये लगा कि करी डूब रहा था उस वक्त। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। तो नरेटर को ये लग रहा था कि वो डूब रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि वो पानी में जंप
कैसे करता और कैसे 400 पाउंड्स यानी कि उसकी जो इतनी ज़्यादा जो वज़न था, इतना हेवी था वो, उसको किस तरह से वो बचाता, वो यही सोचने लगा. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. लेकिन अभी वो सोच ही रहा था कि कैसे बचाऊंगा मैं, इतना हेवी है, मेरे से ज़्यादा इसका वेट है. इतने में ही उसकी नज़र पड़ी जब पानी पे दोबारा से, तो उसने देखा कि वो थोड़ा उसकी जो बैग दिखाई दे रही थी, मीन्स जो करी था वो ऊपर की तरफ और आने लगा. और तब उसने देखा कि वो थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रगल करके आ गया है और ट्रम्पेट मीन्स उसकी जो आवाज़ हाथी की होती है वो भी सुन पा रहा था. देन स्टिल ट्रम्पिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ ए बॉय lying flat on the bottom of the river. तो वो आवाज़ लगा लगा के एक्चुअली उसको ये इंडिकेट करना चाह रहा था कि पानी में कुछ है. और जैसे ही उसने बार बार ट्रम्पेट किया मीन्स आवाज़ दी, उसी तरह से उसने पुश कर दिया नरेटर को, पानी में धक्का दे दिया. और जैसे ही वो पानी में गिरा नरेटर, तो उसने वहाँ पे देखा कि नदी के नीचे बॉटम में एक लड़का वहीं पे फंसा हुआ था, मीन्स पानी में वो डूब रहा था. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट. लेकिन वो पूरे तरीके से डूबा हुआ नहीं था, लेकिन किसी भी तरह से अभी पानी में वो तैर ही रहा था. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ and there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. तो नरेटर जब पानी से थोड़ा ऊपर आया, सांस लेने के लिए हम आते हैं ना, जब भी पानी में ऐसे डूब जाते हैं सडन, तो हम वापस से एक बार अपनी ब्रीथ करने के लिए या फिर सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं. तो उसी तरह से नरेटर भी आया सांस लेने के लिए. तब उसने देखा कि करी वहीं पे खड़ा हुआ है और उसकी जो पाँव है वो बिल्कुल सैंड बैंक से, मीन्स रेत का जो ग्राउंड होता है बीचेस पे आपने देखे होंगे, वहाँ पे बिल्कुल उसके पाँव जमे हुए हैं. और उसका जो ट्रंक है वो उसने बिल्कुल खींच कर लंबा कर लिया, मीन्स स्ट्रेच कर लिया. और ऐसा लगता है कि वो एक हैंड अपना पास करा, मीन्स हेल्प के लिए वो आगे बढ़ रहा है उसके. I dived down again. I pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. तो वो उसने दोबारा, नरेटर ने दोबारा उसमें डाइव कर लिया पानी में और उस लड़के की बॉडी को डूबने से बचाया और उसको ऊपर सरफेस तक लाने की कोशिश किया. लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा स्विमर नहीं था और फिर इस वक्त जो करंट वेव्स थे, मींस जो समुद्र की जो लहरें आ रही थी, पानी की जो लहरें आ रही थी, वो भी उसको दूसरी दिशा में, दूसरे डायरेक्शन में घसीट कर लेके जा रही थी. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. तो जब करी की नज़र पड़ी कि ये जो लहर में वो फंस चुका है, दोनों ही फंस चुके हैं, तो ज़्यादातर से वो जो बहुत ही स्लो चलता है और ऐसा लगता है कि बस वॉन्डर करता रहता है, तो उस वक्त वो सडन बहुत ही ज़्यादा तेज़ फास्ट स्पीड में, बिल्कुल हॉक की तरह, जो बाज होता है हॉक, उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो बिल्कुल उसी फास्ट स्पीड में करी वहाँ पे आया पानी में और उसने अपने ट्रंक को स्ट्रेच किया और उन दोनों को बचाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, बट this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. तो उस वक्त क्या हुआ कि करी उनकी हेल्प करने के लिए पानी में उतर चुका था और उसने अपने ट्रंक को स्ट्रेच करके दोनों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करी. और उस वक्त नरेटर को ऐसा लगा कि वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा और वो पानी में दोबारा से चला भी गया. लेकिन इस बार उसको ये फील हुआ कि अब वो किनारे तक पहुंच चुका था, मीन्स पानी उतना गहरा नहीं था वहाँ पे, और उसके जो दोनों पाँव थे उसने दोबारा से सडन किक किया. मीन्स आपने कभी ट्राई किया होगा, अगर आप स्विम करते हो तो आप जानते होंगे कि अगर हम दोबारा से ग्राउंड पर टच करते हैं, अपने पैरों के थ्रू ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है. तो वैसा ही नरेटर ने भी किया और बिल्कुल एरो की तरह, मीन्स तेज़ रफ्तार में तीखी
बिल्कुल एरो की तरह शार्पली वो ऊपर की तरफ आया और उसके हाथ में उस बच्चे का हाथ भी था, जो बच्चा डूब रहा था उस लड़के का। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट सो लैजो अराउंड माई नेक। तो जैसे ही उसकी बॉडी जो है पानी के ऊपर आई, उसने ये महसूस किया कि उसके नेक के पास कुछ रस्सी टाइप का है। लैजो मीन्स अ रोप, रस्सी टाइप का उसके नेक पे कुछ फंसा हुआ है। दिस फ्राइटेड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी। आई हर्ड, swallow मीन्स निगल जाना। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। ही पुल्ड अस बोथ अशोर। तो जैसे ही वो पानी से ऊपर आया, उसको फील हुआ कि उसके नेक में कुछ फंसा हुआ है, कुछ रस्सी टाइप का है। उसको तो पहले ये डर गया, बहुत ही ज़्यादा। फ्राइटेड मीन्स डर जाना, टू गेट स्केर्ड। वो डर गया कि उसको लगा कि कोई पानी का जानवर उसको निगल जाएगा। लेकिन जैसे ही उस हाथी ने, करी ने आवाज़ की, स्क्वेलिंग की, तो वो समझ गया कि ये उसका ट्रंक है, बल्कि कोई एनिमल, वाटर एनिमल नहीं है जो उसकी गर्दन से लगा हुआ है। तब जाके उसको रिलैक्स हुआ और करी ने दोनों को ही पानी से निकाल कर किनारे पर ले आया। करी वॉज लाइक ए बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ दैन एवर। तो करी जो था वो बिल्कुल बेबी की तरह था और उसको बहुत ही अच्छे से ट्रेन करना पड़ता था हर चीज़ के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी था। अगर उसको ना रोका जाता तो वो बहुत ही ज़्यादा शरारतें, इससे भी ज़्यादा शरारतें वो करता। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. तो एक बार की बात है कि किसी ने उसको कुछ केले खाने को दे दिए और बहुत ही जल्दी उसको इसकी हैबिट हो गई, विच मीन्स उसको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। पके हुए जो बनानास होते हैं, पके हुए जो केले होते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगे। वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम। और इनकी जो फैमिली थी, उनका जो डाइनिंग रूम था, वो लोग बहुत बड़े प्लेट्स में बहुत सारे फल रखते थे, उनकी ये हैबिट थी, और वो विंडो के पास होता था वो प्लेट। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड इट्स सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन दी हाउस। एक दिन क्या हुआ कि उस प्लेट के सारे जो फल थे वो अचानक से गायब हो गए। तो उसकी फैमिली ने, वहाँ के जो नौकर थे, सर्वेंट्स थे, इसके लिए उसको ब्लेम किया, मीन्स उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया इसका। A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. तो कुछ दिन बाद दोबारा से ऐसा ही हुआ कि सारे फल गायब हो गए, लेकिन इस बार जो इल्ज़ाम था वो खुद नरेटर के ऊपर आ गया, जबकि नरेटर को ये पता था कि उसने ऐसा नहीं किया है। It made me very angry with my parents and servants for I was sure they had taken all the fruit. तो इस बात पे नरेटर को बहुत गुस्सा आता है अपने पेरेंट्स पे, सर्वेंट्स पे, क्योंकि उनको पता था कि उसने तो नहीं किया है। तो फिर ये सारे जो फ्रूट थे उन्होंने खुद रख लिए थे या ले लिए थे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेवेलियन। This surprised me very much for I had never seen fruit there and as you know he had always lived on twigs. तो अगली बार क्या हुआ कि जो फल थे वो दोबारा से गायब हो गए और उसको कुछ केले मीन्स कुचले हुए, स्मैश्ड मीन्स कुचले हुए, तो वो करी के पेवेलियन में मिले, उसको दिखाई दिए। और ये देख के वो सीन जब उसने देखा कि ज़मीन पे जहाँ पे करी रहता था पेवेलियन में, वहाँ पे बहुत सारे कुचले हुए बनानास थे, केले थे, और उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया बिल्कुल कि करी जो हमेशा से ट्विक्स पसंद करता था, मीन्स जो यंग ब्रांचेस खाता था, वो उसको इतना ज़्यादा फ्रूट पसंद था। ये चीज़ देख के वो बहुत ही ज़्यादा स्टन्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table. Here in the picture you can see, without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तो एक दिन क्या था, अगले दिन क्या था, जब वो डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था तो वो सोच ही रहा था अभी प्लेट को देख के कि क्या उसे फ्रूट लेनी चाहिए, टेबल से उठाने चाहिए। उतने में क्या होता है कि वो ये सोच रहा होता है नरेटर कि क्या उसको बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के ये फ्रूट खाना चाहिए, नहीं। इतने में क्या होता है कि एक बहुत ही लंबा
थिक मीन्स मोटा और बिल्कुल स्नेक की तरह, एक सांप की तरह कोई चीज़ आती है वहाँ पे खिड़की के थ्रू, और फिर वो सारे बनानाज वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है नरेटर, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं सुना था या देखा था कि सांपों को भी मीन्स स्नेक्स को भी केले पसंद होते हैं, और उसको ऐसा लगा कि ये बहुत ही टेरिबल स्नेक है, ज़रूर ही कोई बहुत ख़तरनाक स्नेक है, सांप है, जो कि खिड़की के थ्रू धीरे से चुपके से आया और सारे फ्रूट लेके वहाँ से चला गया. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, रैन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. तो ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रूम से बाहर आता है जल्दी जल्दी में, और दिल में ये भी सोचता रहता है कि ये जो टेरिबल स्नेक है, खतरनाक सांप है, वो दोबारा से उनके घर में आएगा, सारे फ्रूट को खा लेगा और सबको मार डालेगा, मीन्स सबको किल कर देगा. As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. तो जैसे ही वो बाहर आता है और करी को देखता है तो वहाँ की से उसकी जो हाफ बॉडी उसको नहीं दिखाई देती है, पेवेलियन का जो डायरेक्शन होता है वहाँ से, तो बहुत डर जाता है, क्योंकि वो करी के पास इसीलिए आता है ताकि वो उसकी कंपनी में रह सके और उसका जो मूड है वो अच्छा हो सके, मीन्स उसका डर जो है वो दूर हो सके. आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पेवेलियन. आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. एस्टोनिशमेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, हैरत के साथ देखना. द बनानाज वर लाइंग स्ट्रूवन ऑल अराउंड हिम. स्ट्रूवन मीन्स फैले हुए, स्कैटर्ड. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और फिर जब वो वहाँ से भागकर पेवेलियन की तरफ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि करी वहाँ पर बैठ के बनानास को एंजॉय कर रहा होता है, मीन्स केले खा रहा होता है, और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है. और वहीं पे देखता है वो जितने भी फ्रूट्स थे, वो जितने भी बनानास थे, वो पूरे उसके चारों ओर बिखरे पड़े हुए थे. और थोड़ी देर बाद करी ने अपने ट्रंक को स्ट्रेच किया, अपने सूर को आगे बढ़ाते हुए, जो बहुत ही दूर पर एक और केला था उसको फिर जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से वो उठा के उसको अपने पास ले आया. दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक ए ब्लैक स्नेक. और जैसे ही उसको नज़र पड़ी कि जब उसने अपना जो ट्रंक था, जो सूंड था, वो जब खींचकर लंबा किया, तब उसको याद आया कि ये तो बिल्कुल सांप की तरह ही लग रहा है. एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द एयर एंड जॉयसली showed my parents and that it was Curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. तो जैसे ही वो उसके ट्रंक को देखता है, स्ट्रेच्ड ट्रंक को देखता है, वो समझ जाता है कि वो कोई काला सांप नहीं था, बल्कि ये करी ही था जो सारे फ्रूट्स को इतने दिनों से चोरी करके खा रहा था. तो उसने क्या किया, फिर उसको कान से पकड़ के वो बहुत ही जॉयसली मीन्स खुशी के साथ वो अपने पेरेंट्स के सामने ले गया, और उन्होंने उसके सामने उसने सब करी की सच्चाई बताई कि इतने दिनों से सारे जो फ्रूट थे, इतने हफ्तों से जो सारे फ्रूट गायब हो रहे थे, वो करी खा रहा था. देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. तो उसके बाद उसने स्कोल्डेड मीन्स डांटना, नरेटर ने उसको डांटा भी, क्योंकि एलिफेंट्स वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझते हैं जैसे कि बच्चे समझते हैं. तो नरेटर ने उससे कहा कि अगली बार अगर तुमने कुछ भी फ्रूट चोरी किए तो फिर तुम्हें वो विप करेगा, मीन्स मारेगा. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम, इवन द सर्वेंट्स. हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम. तो जब उसको डांट पड़ गई तो करी उसको ये रियलाइज़ था कि हाँ, सारे फैमिली मेम्बर्स उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्से में हैं. तो उसकी जो प्राइड थी, एक शान जो होती है आपकी, तो उसकी जो प्राइड थी वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, मीन्स उसको चोट पहुंची थी. तो इसलिए उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद वो कुछ भी चोरी नहीं करेगा, और फिर कभी भी डाइनिंग रूम से उसने कुछ भी चोरी नहीं किया. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और
तब से अगर कोई उसको कोई फ्रूट या बनाना देता भी था तो वो अपनी आवाज़ निकाल के इस तरह से शो करता था जैसे वो बदले में थैंक्स बोल रहा हो. एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. तो हाथी की जो एक बिहेवियर होता है वो इस तरह का होता है कि वो बिल्कुल मीन्स अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए पनिश करते हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो फिर तो वो बहुत ही अच्छे से अपनी पनिशमेंट ले लेंगे. लेकिन आप अगर उनको बिना किसी रीज़न के मारोगे या पनिश करोगे तब उनको ये बात याद रहेगी और वो फिर इसका बदला उसी तरह से लेंगे जैसा सलूक आपने उनके साथ किया हो. तो इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी एनिमल को आप हार्म मत करिए, किसी भी मासूम जानवरों को आप बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाइए. ठीक है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी हर्ट होते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद इट. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say dhat and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. एक हाथी को, अब यहाँ पे नरेटर एक हाथी के बिहेवियर की बात कर रहा है, उस किस तरह से उसको समझाया जाता है, सिखाया जाता है. तो उस नरेटर का कहना है कि एक हाथी को बहुत ही अच्छे से सिखाना पड़ता है बैठना, चलना, उठना, तेज़ भागना और कब स्लो होना है, कब फास्ट जाना है, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं. जैसे छोटे बच्चों को आप सिखाते हैं उसी तरह से हाथी को भी सिखाना पड़ता है. अगर आप हाथी जैसे कि धत बोलने पे और जब उसके कान आप खींचते हो तो फिर वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट कर देता है. सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक. और इसी तरह से जब आप माली वर्ड बोलते हैं और उसके ट्रंक को थोड़ा आगे की तरफ खींचते हैं तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये उसका सिग्नल है, उसको सिग्नल मिला है कि अब वो आगे बढ़े. करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स बट इट टूक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. करी ने 3 लेसन्स मीन्स उसको माली सीखने में 3 दिन तक उसने ये लेसन्स लिया, तब जाके वो माली सीख गया. लेकिन 3 हफ्तों तक उसने धत सीखा. मीन्स चलना तो उसने सीख लिया था इस सिग्नल के थ्रू, लेकिन जो बैठना था धत सिग्नल के थ्रू वो उसमें उसको बहुत टाइम लग गया. करीब 3 हफ्तों तक वो ये सीखता रहा. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying dhat, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. तो नरेटर कहता है कि एक एलिफेंट को आपको पता है क्यों सिखाना पड़ता है बैठना? क्योंकि जो एलिफेंट होता है वो हमेशा टॉलर और टॉलर होता जाता है. मीन्स वो बहुत ही तेज़, उसकी जो हाइट होती है वो बढ़ती रहती है. जो उसको संभालने वाला है वो जब तक उसको जितना भी केयर करे, और जैसे ही 3 इयर्स ओल्ड का वो होता है तो सिर्फ आप सोचिए कि वो 3 इयर्स ओल्ड का है और फिर भी आप इतने बड़े होके भी उसके सिर्फ कमर तक पहुंच पाते हो. तो मीन्स उसके ऊपर चढ़ने के लिए तो फिर आपको सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसीलिए कि सीढ़ियों की ज़रूरत ना पड़े उस पर चढ़ने के लिए आपको उसको ट्रेन करना चाहिए धत, ताकि वो बैठना सीख जाए और आप इजीली उस पर उसके बैक पे चढ़ पाएँ. क्योंकि किसको पसंद होगा सीढ़ियों को लेके हर वक्त उसके पास रहना या उसको यूज़ करना? तो इट इज़ very necessary to teach him to train the elephant how to sit. The most difficult thing to teach an elephant is the master call. He generally takes 5 years to learn it properly. तो सबसे जो मुश्किल काम है किसी भी हाथी को ये सिखाना मास्टर कॉल के बारे में. और ज़्यादातर से हाथियों को मास्टर कॉल को सीखने में 5 साल लग जाते हैं अगर वो उसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो. द मास्टर कॉल इज़ ए स्ट्रेंज हिजिंग हाउलिंग साउंड एज इफ़ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर. तो मास्टर कॉल का क्या मतलब है? मास्टर कॉल एक साउंड निकालने की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है. मींस उसमें जैसे कि बहुत ही अजीब सा साउंड करते हैं स्नेक लोग, हिस साउंड करते हैं जब भी वो अपने
जब टंग बाहर निकालते हैं, तो उसी टाइप का एक साउंड आपको निकालना होता है और बहुत ही धीमे से उसके कान में, मीन्स एलिफेंट के कान में आपको ये हिजिंग साउंड बोलना होता है. एंड डू यू नो what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not to stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. This frightens all the animals away. तो नरेटर का कहना है, आपको पता है मास्टर कॉल क्यों दी जाती है एलिफेंट्स को? ये बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है कि मान लीजिए अगर आप जंगल में फंसते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है वहाँ से निकलने का, और ख़तरा क्योंकि बहुत होता है जंगलों में, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मास्टर कॉल आती है कि किस तरह से मास्टर कॉल इंडिकेट करते हैं, तो अगर आप मास्टर कॉल करेंगे तो जो जंगल के हाथी होंगे वहाँ पे आ जाएंगे आपकी हेल्प के लिए, और फिर पेड़ों को वहाँ पे गिरा देंगे सामने से, और इस तरह से गिराते हुए जाएंगे और पूरा एक रास्ता आपके लिए बन जाएगा ताकि आप वहाँ से गुज़र सको. क्योंकि इससे क्या होता है, जब वो पेड़ गिराता है हाथी, तो सारे जो एनिमल्स होते हैं वो डर जाते हैं, डर के हट जाते हैं. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एज लाइक दिस. ओके, आफ्टर listening the master call, the elephant does something like this. Okay, you can see them in the moonlight and you can almost see the stags running in and all directions below. Stags means a kind of or species of deer. हिरन की जो एक दूसरी प्रजाति होती है उसको स्टैग्स बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जब जो हाथी होता है जब पेड़ को गिराता है जंगल में, तो जो मंकीज़ होते हैं वो अपनी नींद से जाग जाते हैं और दूसरी शाखों पे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाने लगते हैं डर के मारे. और इसी तरह से जो स्टैग्स होती हैं, हिरनें जो होती हैं, वो भी बहुत तेज़ी से किसी भी डायरेक्शंस में दौड़ने लगती हैं. यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, इवन ही इज़ फ्राइटेंड. और फिर आपको वहाँ से जो टाइगर होता है उसकी गरजने की भी आवाज़ सुनाई देती है दूरी से, विच मीन्स कि वो भी डर जाता है. देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट. तो एलिफेंट क्या करता है, इसी तरह से आगे जितने भी ट्री आते जाते हैं, जितने भी पेड़ आते जाते हैं, उन सब को गिराता हुआ चला जाता है. सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस. और इस तरह से आपको जल्दी ही पूरा एक रोड की तरह एक रास्ता बना देता है ताकि आप जंगल से सीधे अपने घर की तरफ निकल सकें, मीन्स बाहर निकल सकें उस जंगल से. सो विच मीन्स मास्टर कॉल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट in the time of need. Okay, so that was all about this chapter. I hope you have understood, and it has been written by Dhan Gopal Mukherjee. I'll see you next class. Thank you.